या तो आ रहे हैं वो तो मुझे। पेपर सीट। गुड इवनिंग दोस्तों, निम्बस ऐप पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। कल थोड़ी सी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। आज उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आए। तो लास्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो वो हमने छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था हमने? क्वेश्चन नंबर 36। कहाँ पर छोड़ा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 पर छोड़ा था। कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं, उन ग्लैंडों को बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। ब्रूनर्स जो ग्लैंड होती है वो ब्रूनर्स ग्लैंड, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उस एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बेटा, जो ब्रूनर ग्रंथियों से संबंधित जो ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है आपका आमाशय। आमाशय को आप लोग स्टोमक कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों? स्टोमक कहते हो। एक दे रखा है यहाँ पे क्षुद्रांत, और एक दे रखा है ग्रहणी। क्षुद्रांत को आप अंग्रेजी में बोलते हो इलियम। क्या कहते हो दोस्तों? इलियम कहते हो। यहाँ पर जो ग्रहणी है, ग्रहणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डूडेनम कहते हैं। कई बार ये शब्द मैं यूज में ले चुका हूँ। ग्रहणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डूडेनम कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए लास्ट जो ग्रेसिका है, ग्रेसिका को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ऑसोफेगस। क्या कहते हैं? ऑसोफेगस। अब एक चीज याद रखो बेटा, ऑसोफेगस जो होती है हमारी, थोड़ा सा मैं आपको पार्ट बता देता हूं एक बार फिर दोबारा से, वो गौर से देखना बेटा। मान के चलो ये आपकी क्या है बेटा? ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये वाला हिस्सा हो गया आपका स्टोमक वाला, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका ऑसोफेगस वाला, और पिछला वाला जो हिस्सा है जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटेस्टाइन कहते हैं। इस इंटेस्टाइन के दो पार्ट बताए थे मैंने आपको। एक बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा बताया था दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन। ये बताए थे मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे। नंबर फर्स्ट किया था डूडेनम। कौन सा किया था बेटा? डूडेनम। और नंबर सेकंड पे किया था बेटा जेजेनम। कौन सा पार्ट होता है? जेजेनम होता है। और लास्ट एंड फाइनल होता है बेटा आपका इलियम वाला भाग होता है, जिसको हम छोटी आंत के भी, इसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र आंत्र भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसको हम नहीं बेटा, क्षुद्रांत्र का मतलब होता है बेटा इलियम। बेसिकली जो हमारी इलियम होती है उसके लिए हम क्षुद्रांत्र शब्द का यूज करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी।
छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तो 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजेनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। इलियम को ही वास्तव में क्षुद्र आंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र आंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गौर से सुनिए बेटा, यहां पर जो डुडेनम वाला जो हिस्सा होता है आपका, इस डुडेनम को, ये डुडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और डुडेनम को हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रहणी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो ग्रहणी वाला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो यू आकार में होता है। कौन से आकार में होता है बेटा? यू शेप में होता है। कल हमने डिस्कस किया था कि इसी जगह पर एक ग्लैंड होती है जिसकी कोई फिक्स इर्रेगुलर शेप में होती है। कैसी शेप में होती है बेटा? इर्रेगुलर शेप में होती है। और उस ग्लैंड को कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? पैंक्रियाज ग्लैंड। जब बोलस, जब बकल कैविटी में हम भोजन को पचाते हैं, डाइजेशन होता है उसका, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस वहां से ओसोफेगस से होते हुए वो कहां पर आता है बेटा? स्टोमक के अंदर आता है। स्टोमक के अंदर उस बोलस का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन के परिणाम स्वरूप वह बोलस किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही काइम यहां से छोटी आंत्र के स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी वाले हिस्से में पहुंचता है, तुरंत ही आपकी ये जो डुडेनम वाला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं और उन ग्रंथियों को कहते हैं बेटा ब्रूनर ग्लैंड। क्या कहते हैं? ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। ब्रूनर एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने इनको सबसे पहले इन ग्लैंड को डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इन ग्रंथियों को या इन ग्लैंड को क्या नाम दे दिया गया? ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है बेटा, ब्रूनर शब्द एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ये जो ग्लैंड डिस्कवर की गई थी यहाँ पर डुडेनम वाले हिस्से में, उनको इन्होंने ब्रूनर ग्लैंड नाम दिया था। ठीक है बेटा, तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड हैं, बेसिकली इनके द्वारा कुछ हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है बेटा? हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। और जैसे कि पहला हार्मोन होता है एंटीरोगेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? एंटीरो, अंग्रेजी में भी यही कहते हैं बेटा, एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर बेटा? दूसरा हार्मोन होता है बेटा कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जामिनर पूछता है इनको, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का सीक्रेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल के भाग से होता है। जैसे आपसे पूछ लिया कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है, अब आपको पता लग गया सर जी ब्रूनर ग्लैंड से होता है। और ब्रूनर ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है? डुडेनम के अंदर। एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है? डुडेनम के अंदर होता है। डुडेनम के अंदर भी कौन सी वाली ग्लैंड से होता है? ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा होता है। अब ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा डायरेक्ट इस हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होता, एक्चुअली में ब्रूनर जो ग्लैंड होती है उनके द्वारा लीवर कोहन नाम की कुछ स्क्रैच बनते हैं इसके अंदर, डुडेनम के अंदर, उनके द्वारा वहां से इन हार्मोनों का सीक्रेशन होता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, एंटीरोगेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन डुडेनम के द्वारा होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सीक्रेशन डुडेनम के द्वारा होता है। एक हार्मोन और बनता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? सीक्रेटिन हार्मोन। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीक्रेटिन हार्मोन ऐसा प्रथम हार्मोन है जो सबसे पहले खोजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया निम्नलिखित में से सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो हमारे अंदर सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सीक्रेटिन हार्मोन। और सीक्रेटिन हार्मोन की खोज कहां पर हुई थी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से वाले पार्ट में बेटा? डुडेनम वाले पार्ट में। क्वेश्चन ऑप्शन कैसे भी हो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने सपोज कीजिए आपके लिए डुडेनम ऑप्शन में ना देकर उसने क्या ऑप्शन में दे दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डुडेनम किसका पार्ट है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। तो आपका आंसर तब भी उस कंडीशन में भी आपको क्या देना पड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ऑप्शन में नहीं है और आपको ऑप्शन में डुडेनम, जेजेनम, इलियम ऑप्शन में दे रखा है, तो किसको टिक करना है? डुडेनम को टिक करना है। तो यहां पर सीक्रेटिन हार्मोन का सीक्रेशन हो गया। एक हार्मोन और बनता है बेटा
इसको भी याद रखना है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन भी यही है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और याद कर लेना बेटा, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है बेटा आपका वो कौन सा है, पैंक्रियोजाइम। नेक्स्ट है बेटा एक एंजाइम का सीक्रेशन बनता है बेटा इसी से, एंटीरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम बेटा, एंटीरोकाइनेज। क्लियर, ये आपको याद रखना। ये चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो ब्रूनर ग्लैंड है जो कि डुडेनम के अंदर आती है, ये इनका सीक्रेशन करती है। अब आप बोलोगे सर इसमें एंटीरोगैस्टेरोन क्या काम करता है। अरे भैया यहाँ पर जैसे नाम के हिसाब में अपन को पता चल रहा है, एंटी का मतलब होता है किसी चीज के विरुद्ध में खड़े होना, किसी को रोकना, एंटी में होना। तो और शब्द दूसरा क्या है, गैस्ट्रिरॉन। गैस्ट्रिरॉन का मतलब यहाँ पर है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कहां पर हो रहा है बेटा, स्टोमक के अंदर। तो यहां पर जब डुडेनम के अंदर इस ब्रूनर ग्रंथि के द्वारा एंटीरोगैस्ट्रिरॉन का सीक्रेशन होता है, तो एक प्रकार से एंटीरोगैस्ट्रिरॉन हार्मोन जो होता है गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को रोकने का काम करता है। ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस नहीं बनना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस बनेगा तो क्या होगा बेटा, HCl की मात्रा बढ़ जाएगी। HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, खट्टी डकारों का आना। होता है नहीं होता कभी कभी। समझा नहीं बेटा, एंडोकॉर्मी या फिर एक्सोक्राइन। साफ लिखें बेटा, दोबारा से लिखें। अच्छा ग्लैंड कितने प्रकार की होती है, वो अलग ग्लैंड होती है बेटो। अच्छा ये ग्लैंड कौन से प्रकार की होती है, क्वेश्चन दोबारा से लिखें बेटा। अच्छा टाइप पूछ रहे हो, ब्रूनर्स ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं। तो बेटा आपको चलो वो भी बता देता हूं मैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड मेनली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर बेटा। दूसरी होती है आपकी, पहली हो गई एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन। क्लियर बेटा। तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अब देखिए बेटा यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंडों को कहा जाता है जिन ग्रंथियों के पास में या जिन ग्लैंड के पास में खुद की कोई पाइपलाइन नहीं होती या खुद की कोई ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसके माध्यम से ये अपने द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके पास में खुद की पाइपलाइन होती है, नलिकाएं होती है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर, उनके द्वारा जिन पदार्थों को बनाया जाता है, जो पदार्थों का सीक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, उन पदार्थों को जिन ऑर्गन के पास भेजना होता है वहां तक भेजने के लिए खुद की स्वयं की क्या होती है, नलिकाकार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाइपलाइन होती है इनके पास में खुद की। उन छोटी छोटी नलियों के माध्यम से ये अपने पदार्थों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पहुंचाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास में खुद की पाइपलाइन नहीं होती, खुद की नलिकाएं नहीं होती। ये जो भी पदार्थ बनाती हैं उन पदार्थों को डायरेक्टली ये किस में मिला देती है, ब्लड में मिला देती हैं। किस में मिला देती है बेटा, ब्लड के अंदर मिला देती है। और ब्लड के माध्यम से ही वो हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे शरीर के पूरे पार्ट में किसके माध्यम से पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है ना बेटा, याद रहेगा। तो ब्लड के माध्यम से सप्लाई होती है, इसके पास खुद की कोई नलिका नहीं होती। तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि होती है बेटा जिसके पास में एक तो नलिकाओं के माध्यम से कोई फंक्शन हो रहा है और दूसरा कार्य किसके माध्यम से हो रहा है, ब्लड के माध्यम से हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर दोनों ही ग्लैंडों के गुण मौजूद होते हैं। एक काम नलियों के द्वारा होता है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। दूसरा एक काम एक फंक्शन किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। तो ऐसी ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। और हमारे बॉडी के अंदर केवल और केवल एक ग्रंथि ऐसी होती है
जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है, और उस ग्रंथि का नाम होता है बेटा पैंक्रियाज ग्लैंड। क्या नाम होता है? पैंक्रियाज ग्लैंड, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है? स्टोमक के नीचे। ये वाली ग्रंथि है, ये दोनों प्रकार की होती है, मिक्स ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, निम्नलिखित में से मिश्रित ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है? ठीक है बेटा। अब देखिए वापस आइए, तो ब्रूनर ग्रंथियां का ऑप्शन आंसर क्या होगा बेटा? कहां पर प्रेजेंट होती हैं? आपके कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा? ब्रूनर ग्रंथियां कहां पर प्रेजेंट होंगी? ग्रहणी के अंदर, डूडेनम के अंदर। क्लियर बेटा? आंसर क्या होगा? डूडेनम के अंदर। ठीक है, आइए वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा का डाइजेशन एक तरह से कहां पर होता है और किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखना बेटा, वसा का जो पाइसीकरण होता है वो होता है मेनली किसके द्वारा बेटा? पित्त रस के द्वारा। और पित्त रस को क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाइल जूस कहते हैं। क्लियर? याद रहेगा, वैसे भी हम कल डिस्कस कर चुके थे इस बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है। पीयूष ग्लैंड का अलावा पैंक्रियास से भी हार्मोन। अच्छा बेटा, वो ग्रंथि वाला भी टॉपिक आएगा आपका, हार्मोन वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, मेनली 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है कौन कौन सी होती है? पीयूष ग्लैंड होती है, आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, आपकी पैरोथायराइड ग्लैंड होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी वाली? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओवेरी होती है, महिलाओं के अंदर जो ओवेरी होती है वो ओवेरी भी किसका काम करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड के समान फंक्शन करती है। पुरुषों के अंदर, मेन के अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं? टेस्टिस जो होते हैं, ब्रषण, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रषण कहते हैं। वहां से भी कुछ हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, तो उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, आगे बताएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे उनको ना देखें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वसा का पाइसीकरण या पाचन का इमल्सिफिकेशन कौन से रस के द्वारा किया जाता है बेटा? बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। और बाइल जूस का जो कल केमिकल जो कंपोजिशन हमने देखा था, क्या क्या होता है बेटा? उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, पिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कोलेस्टेरॉल होता है, कुछ मात्रा में खनिज लवण होते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या होता है बेटा? वसा का पाइसी इमल्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है? सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है बेटा? सबसे ज्यादा पाचन कहां पर होता है? क्षुद्र आंत्र में होता है, इलियम वाले हिस्से में होता है। ठीक है बेटा, आंसर दे दोगे? अभी पार्ट है बेटा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कभी और बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में विटामिन के का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है? विटामिन के का सिंथेसिस हमारे आहार नाल के किस पार्ट में होता है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, क्या बताया था मैंने आपको अभी? अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये हमारा, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा थोड़ी देर के लिए। दोबारा से देखें, एक मिनट। आपकी जो हमारा जो इंटेस्टाइन होती है बेटा, वो किस तरह से व्यवस्थित होती है? वो इस तरह से व्यवस्थित होती है बेटा। इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं होती है, इंटेस्टाइन जो होता है इस तरह से व्यवस्थित होता है बेटा। अब ये बड़ी आंत
और छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के तो 3 पार्ट बता दिए थे मैंने आपको, कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला होता है डुडेनम, दूसरा होता है कौन सा बेटा, कौन सा होता है जेजेनम, और तीसरा होता है बेटा इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं बेटा कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सीकम, कहां पर होता है बेटा सीकम, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, यहां पर सीकम प्रेजेंट होता है, जहां पर आपकी एक बीमारी होती है अपेंडिक्स। कौन सी बीमारी होती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बीमारी इसी सीकम वाले हिस्से में आउटर ग्रोथ की वजह से होती है बेटा, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होता है ये। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है बेटा, कौन सा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है कॉलन। अब कॉलन भी बेटा इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है आपका। एक होती है डिसेंडिंग कॉलन, एक होती है एसेंडिंग कॉलन, तो इस तरह से कॉलन के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कॉलन होती है, कॉलन के अंदर, किसके अंदर, ये वाला जो हिस्सा है बेटा आपका पूरा के पूरा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कॉलन कहलाता है। कॉलन के अलावा एक पार्ट और होता है बेटा जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड के नीचे एक पार्ट होता है बेटा रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम होता है, और रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। और यहाँ आके एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं गुदा छिद्र या एनस कहते हैं, जहां से मल का विसर्जन बाहर होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो हमारी जो कॉलन होती है, कॉलन के अंदर विटामिन के का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, संश्लेषण होता है बेटा उसके अंदर। और कॉलन के अंदर ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से विटामिन बी का निर्माण कहां पर होता है, तो विटामिन बी का निर्माण भी कहां पर होता है बेटा, कॉलन के अंदर। हमारी कॉलन के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा ई कोलाई। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मनुष्य की आंतों के अंदर या कॉलन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया बेटा, ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई। उस कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन बी का भी निर्माण होता है। उस बैक्टीरिया से हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, वो हमें हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है, वो सिर्फ अपना काम करता रहता है, हमारे लिए फायदेमंद भी है। लेकिन कभी कभी जब वो भूखा मरता है, आप लोग भूखे रहते हो, तो उसको भोजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर घाव कर देता है, मतलब दीवारों को खाना स्टार्ट कर देता है। जब दीवारों को खाना स्टार्ट कर देगा तो वहां से ब्लडिंग होता है, कभी कभी मल के साथ में ब्लड जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है ब्लड का बेटा, ठीक है। उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमारी जो कॉलन होती है, हमारी जो कॉलन होती है, उस कॉलन के अंदर, अरे यार बार बार में ओपन करना पड़ेगा यार। हमारी जो कॉलन होती है, कॉलन के अंदर विटामिन के का संश्लेषण होता है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। ये रहा, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, डी। मलाशय रेक्टम, रेक्टम के अंदर क्या होता है, रेक्टम जो होता है लास्ट पार्ट होता है बेटा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, एनस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। वहां पर भोजन का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फूड एलिमेंट होते हैं, उनको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में बचा हुआ जो वेस्ट माल होता है उसको आगे भेज दिया जाता है। अब वो आगे भेज दिया जाता है, वो कहां पे कलेक्ट होता है बेटा, रेक्टम के अंदर कलेक्ट होता है। कहां पर कलेक्ट होता है, रेक्टम के अंदर उसका कलेक्शन होता है, और वहीं पर फिर और हाँ, रेक्टम के अंदर आप अपने अपचे हुए भोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मिनिमम आप 48 घंटे तक रख सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी पोटी पे कंट्रोल करते हो नहीं करते हो। आपको सुबह जैसे पोटी लगी, ठीक है, ऐसा तो कभी कई लोग ऐसे भी होते हैं जल्दीबाजी में उसको दबा लेते हैं, ठीक है, और शाम को जाते हैं। इसका मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस तरह की व्यवस्था होती है जहां पर उस मल को स्टोर किया जाता है। तो वो मल का जो स्टोर होता है वो कहां पर होता है बेटा, रेक्टम वाले हिस्से में होता है। और कितनी देर तक आप कर सकते हो बेटा, 48 आवर्स तक आप उसको स्टोर रख सकते हो। इसके बाद में ज्यादा अगर आपने कोशिश की तो बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो कॉलन वो हिस्सा होता है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका 40वां क्वेश्चन, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में एक्स्ट्रा जल का अवशोषण एब्जॉर्बेशन होता है। ज्यादातर जो हमारे भोजन का जो डाइजेशन है, ज्यादातर जो हमारे भोजन का, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, डी सही आंसर है बिल्कुल।
जितेंद्र जी, हाँ जितेंद्र ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी आंसर सही है जितेंद्र जी। अब देखिए आप गौर से बेटा, आहर नाल के एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में सर्वाधिक जल का एब्जॉर्बेशन होता है? तो आपको एक चीज पता होना चाहिए बेटा, हम जो भी ग्रहण करते हैं, हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है बेटा, पहला प्रोसेस क्या हो गया, भोजन को अंदर डाला, तो अंदर डालने की प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं बेटा अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं बेटा, अंतर्ग्रहण, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इंजेक्शन। ठीक है बेटा। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, निगलने की प्रक्रिया होती है। भोजन को आपने बकल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट किया और उसके बाद में वो बोलस में कन्वर्ट हुआ, बोलस से वो ऑसोफेगस में गया, ऑसोफेगस से ऑसोफेगस में या ग्रेसिका में भोजन का किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। पहला जो डाइजेशन होता है आपके बकल कैविटी के अंदर होता है। दूसरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इस वाली जो नली जा रही है आपकी यहां से, जिसके माध्यम से बोलस आपके स्टोमक के अंदर जाता है, इस ऑसोफेगस कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं, ऑसोफेगस या ग्रेसिका कहते हैं। ग्रेसिका के अंदर भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। इसके बाद में पाचन कहां होगा बेटा, स्टोमक के अंदर। कहां पर होता है, स्टोमक के अंदर। क्लियर। स्टोमक में जब पाचन हो जाएगा उसके बाद में वो भोजन आगे मूव करेगा, फिर कहां पर पाचन होगा, डुडेनम के अंदर। डुडेनम में पाचन होने के बाद में डुडेनम से आगे पहुंचेगा जेजेनम। जेजेनम के बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया होती हो ऐसा अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। जेजेनम से होते हुए पचा हुआ भोजन लास्ट में कहां पर पहुंचता है बेटा, इलियम में। अब जो भी कुछ बच जाता है आपके भोजन में वो संपूर्ण डाइजेशन कहां पर कंप्लीट होता है बेटा, आपके इलियम वाले पार्ट में कंप्लीट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से आहार नाल के किस भाग में या कौन से पार्ट में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जाके होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन की बात अगर आ जाए तो उस कंडीशन में आपको आंसर देना है बेटा, क्या आंसर दोगे, इलियम। क्या आंसर दोगे, इलियम। और यहीं पर सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया होती है, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो भोजन पच गया उसमें से जो पौष्टिक चीजें उनको कार्बोहाइड्रेट या आपकी लिपिड या आपकी प्रोटीन या आपका वाटर या आपके मिनरल्स, उन सबको एब्जॉर्ब यहाँ पर किया जाता है इलियम वाले पार्ट में। ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ चीजें बच जाती हैं, तो बची हुई जो चीज पदार्थ होते हैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में, उस बची हुई पदार्थ को भी कहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बेटा, कॉलन वाले भाग में। कहां पर, कॉलन वाले भाग में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा बेटा, बी होगा, कॉलन भाग। मतलब ज्यादातर जो एब्जॉर्बेशन की क्रिया वो कहां पर होती है, इलियम के अंदर। लेकिन इलियम के अंदर कभी कभी ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता, तो जो बच जाता है उसका एब्जॉर्बेशन, उस वाटर का एब्जॉर्बेशन कहां पर होगा, कॉलन के अंदर। आपने देखा होगा ज्यादातर जो मल होता है या पोटी होती है, जो हमारी विष्ठा होती है, वो कैसी होती है, सेमी सॉलिड होती है, नहीं होती है, सेमी सॉलिड। इसका मतलब उसमें से पूरा पानी कंप्लीटली निकाल लिया। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। पानी को चूस लेते, गन्ना का रस देखा आपने, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, गन्ने को 2-3 बार देते हैं, वो फिर दोबारा देते हैं उसके अंदर जब जूस निकलता है, तो ऐसा होता है बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलन। नेक्स्ट है बेटा 41वां क्वेश्चन देखिए 41, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहां होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, शाकाहारी जंतुओं में। अच्छा, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियों में बांटा गया बेटा, पहले होते हैं हार्बीवोरस। कौन से होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि केवल और केवल कैसी चीजों को खाते हैं, हरी चीजों को खाते हैं, प्लांटों को खाते हैं या प्लांटों से प्राप्त प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, उनको बोलते हैं बेटा हार्बीवोरस। क्या बोलते हैं, शाकाहारी प्राणी। दूसरे होते हैं बेटा कार्निवोरस या कार्निवोर्न। कार्निवोर्न या कार्निवोरस वो प्राणी होते हैं जो कि मांस का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, मांस को खाते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं बेटा ओमनिवोरस। कौन से होते हैं, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को खा लेते हैं, जो मिलता है उसी का भक्षण कर लेते हैं। ऐसे प्राणियों को बोलते हैं सर्वाहारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। तो यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो शाकाहारी होते हैं, जो हार्बीवोरस जो प्राणी होते हैं हार्बीवोरस, वो किसका सेवन करते हैं, हाँ सॉरी, सेलुलोज का डाइजेशन कहां पर होता है। एक चीज याद रखना बेटा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारी
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं पे भी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। सेलुलोज एक विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। और दूसरा बेटा, हमारे बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता बेटा? अपेंडिक्स जो होता तो है, लेकिन कैसा होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन उन ऑर्गनों को कहते हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, समय के साथ में वो या तो खत्म हो गए या फिर उनके अवशेष बच गए। जो अवशेष बच गए उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारे अंदर सीकम कैसी होती है बेटा? सीकम नॉन एक्टिव होती है और सीकम से ही अपेंडिक्स जुड़ी हुई होती है। तो हमारे अंदर सीकम क्या होती है बेटा? नॉन एक्टिव होती है। ठीक है, अपेंडिक्स सही आंसर है बेटा आपका। ठीक है, तो यहां पर हमारे अंदर नहीं होता सेलुलोज का पाचन। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के किस रूप का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता? उस कंडीशन में आंसर क्या दोगे बेटा? सेलुलोज। क्या आंसर दोगे? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाचन कहां पर होता है बेटा? जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, जैसे रैबिट को देखा है आपने, रैबिट के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो वहां पर अपेंडिक्स होती है वो क्या होती है? सक्रिय होती है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरियाओं के द्वारा सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका बाइल जूस। बाइल जूस का स्टोरेज, ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे। बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होता है? कोई आंसर देगा बेटा? मुझे आंसर दीजिए। बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होता है? अरे कल ही तो बताया था मैंने आपको, भूल गए इतनी जल्दी? बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होता है? अच्छा, फॉर्मेशन कहां पर होता है? बाइल जूस का निर्माण कहां पर होता है? बाइल जूस का निर्माण कहां पर होता है? लीवर के द्वारा। कहां पर होता है बेटा? लीवर के द्वारा। बनता तो लीवर के द्वारा है, लेकिन लीवर में बनने के बाद में कहां पर इसका संग्रहित कहां पर होती है बेटा? ये गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर होता है? गॉल पैंक्रियाज नहीं बेटा, गलत कर दिया ना। कल मैंने खूब समझाया था जोर दे देकर कि लीवर के अंदर पित्त रस या बाइल जूस का निर्माण होता है, और उस पित्त रस या बाइल जूस का जो संग्रह होता है, जो स्टोरेज होता है, वो कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं बेटा पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहां पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। ठीक है, जब भोजन का डाइजेशन करना होता है तो वहां से गॉल ब्लैडर से ये जो पित्त रस है या बाइल जूस है, ये कहां पर पहुंच जाता है बेटा? डूडेनम के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? संचय कहां पर होता है? पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? गॉल ब्लैडर। कहां पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कल हमने एक चीज और बोली थी बेटा, आपको याद हो तो। कौन सी बात बताई थी? कि हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है ना, लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है बेटा। लीवर को हम ग्लैंड भी कह सकते हैं, ऑर्गन भी कह सकते हैं। अच्छा, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड वास्तव में वो स्ट्रक्चर होती है जिनके द्वारा या तो किसी हार्मोन का सीक्रेशन हो, या किसी लिक्विड पदार्थ का सीक्रेशन हो, कोई जूस बनता हो, कोई रस का निर्माण होता हो। इस तरह की ग्लैंडों को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। तो लीवर के द्वारा भी जूस का सीक्रेशन होता है, इसलिए हम लीवर को क्या बोल देते हैं? ग्लैंड कह देते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? लीवर ही होती है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, उस कंडीशन में आपको आंसर जाएगा बेटा लीवर। और अगर वहां पे कंडीशन लगा दी जाए सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा थायराइड ग्लैंड। क्या आंसर जाएगा? थायराइड ग्लैंड आंसर जाएगा। समझ रहे हैं बेटा? दोनों में ही अंतर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन पूछ रहा है शरीर की जैव रासायनिक बायोकेमिकल लैब किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है ना, लीवर के द्वारा बहुत सारे फंक्शन होते हैं दिन रात। ठीक है, लीवर के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे जो आपकी एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं बेटा एक बार। लीवर के अंदर जो हमारा लीवर होता है
उसी के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा, विटामिन के का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सॉरी, लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है, हिप्पेरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, हिप्पेरिन का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जल्दीबाजी में स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ होता है हिप्पेरिन वास्तव में हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, बर्फ बनने से रोकता है, जमने नहीं देता। अंदर लगातार आपका ब्लड बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। आप कभी ठंडे प्रदेशों में जाते हो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही हो वहां पर, तो वहां पर जब आप पहुंचते हो तो भी आपके ब्लड का बर्फ नहीं बनती बेटा। क्यों नहीं बनती, क्योंकि वहां पर एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हिप्पेरिन। आपके ब्लड के अंदर ये पदार्थ होता है हिप्पेरिन। ये हिप्पेरिन आपको ब्लड के जमने को रोकता है, ब्लड को जमने नहीं देता। हाइपर इन प्रोटीन होती है। हाँ, हिप्पेरिन अपने आप में प्रोटीन ही है बेटा, ठीक है, लेकिन कौन सी वाली प्रोटीन है, कौन सी वाली प्रोटीन है, हिप्पेरिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई एक संरचना है बेटा, ठीक है। अब वो टाइम कम है इसलिए हम आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना सा जान लो जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि हिप्पेरिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका फॉर्मेशन, जिसका निर्माण लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। और हिप्पेरिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, लीवर से बनता है, ब्लड में पहुंचती है। ब्लड में पहुंचने के इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लड को जमने से रोकती है, एंटी कोगुलेंट का कार्य करती है, ठीक है बेटा। तो हिप्पेरिन का फॉर्मेशन होता है इसी लीवर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड हम लेते हैं, जो एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वो सारी चीजें जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो उनका स्टोरेज कहाँ पर होता है बॉडी के अंदर। तो बेटा इनका जो स्टोरेज होता है भोजन का, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। और हमारे अंदर जो भोजन का जो फॉर्म होती है, जो फूड की जो फॉर्म होती है, किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब कभी आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जब कभी आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो लीवर से ये ग्लाइकोजन कहां पर पहुंचेगा, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्लूकोज फिर कहां पर पहुंचेगा, सेल के अंदर पहुंचेगा, कोशिका के अंदर पहुंचेगा। कोशिका के अंदर जाकर इस ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा, किसका निर्माण होगा, एनर्जी का निर्माण होता है। और एनर्जी का वो कौन सा रूप होता है, एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनने के पीछे कौन जिम्मेदार है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहां पर पहुंचा बेटा, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर भी कहां पर होता है बेटा ऑक्सीडेशन, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कहां पर होता है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कुल मिला के ये बेटा लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है आपकी बॉडी के अंदर। इसी लीवर के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण और होता है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं बेटा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और वो जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वो भी आपके ब्लड की क्लॉटिंग, जब कभी चोट लग जाती है आपके, जब ब्लीडिंग होती है तो उस खून को जमने में वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हेल्प करती है। समझ रहे हैं बेटा, देखो भगवान ने कितना अच्छा ताना बाना बनाया आपके अंदर, बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। बेटा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्लास नहीं ले रहा, लिंक कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, ताकि आपके जब चैप्टर भी खत्म हो जाए और क्वेश्चन भी आपके ज्यादा से ज्यादा। मेरी एग्जाम नहीं है, ओके, समझा नहीं सर। ये एग्जाम वाले कैंडिडेट एक भी क्लास नहीं ले रहे, बहुत लोग क्लास लेते थे। चलो कोई नहीं बेटा, चलो एग्जाम वाले नहीं ले रहे, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, लीवर को कहते हैं। लीवर के द्वारा ही आपके हिप्पेरिन का फॉर्मेशन होता है, लीवर के द्वारा ही, लीवर के अंदर ही ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, लीवर के अंदर ही प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन
हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। और ब्लड की क्लॉटिंग को होने से कौन रोकता है बेटा, हिप्पेरिन। देखो दोनों के एक दूसरे के एंटी में फंक्शन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और हिप्पेरिन प्रोटीन दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए रसांकुर, रसांकुरों को क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोब्लाई। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोब्लाई कहते हैं। तो आपके जो पचा हुआ जो भोजन है उसके एब्जॉर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर जिम्मेदार होती है बेटा, उनका अवशोषण करने में कौन सी संरचना हेल्प करती है, माइक्रोब्लाई। माइक्रोब्लाई जो होती है बेटा, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है कौन सी वाली, इलियम। इलियम जो होती है बेटा, इलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इस तरह की तंतुनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह की तंतुनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन संरचनाओं को हिंदी में बोलते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं बेटा, रसांकुर कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा विली या माइक्रोविलाई, ठीक है। ये जो माइक्रोविलाई है बेटा कौन से पार्ट में होती है, तो अवशोषण का कार्य हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होता है बेटा, किस पार्ट में होता है अवशोषण, अभी बताया था मैंने आपको, शेषांत। शेषांत का मतलब सबसे लास्ट वाली जो आंत्र होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होती है बेटा, इलियम वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, इलियम वाला पार्ट, ठीक है। तो इलियम को ही हम शेषांत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शेषांत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अवशोषण के लिए रसांकुर या माइक्रोविलाई हमारी एलिमेंट्री कैनाल के या स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होती है बेटा, इलियम वाले हिस्से में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 45 पर 45 क्वेश्चन देखिए, जब बच्चा होता है तो शिशु अवस्था में निम्न में से कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन से वाले टीथ एब्सेंट होते हैं। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों के लिए, कौन सा फॉर्मूला दिया था बेटा, याद कीजिए, याद है, 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा। एक क्रम याद रखना है, सबसे पहले इंसाइजर आता है, उसके बाद में कैनाइंस टीथ आते हैं, उसके बाद में प्री मोलर्स आते हैं और सबसे लास्ट में मोलर्स आते हैं। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार तो इंसाइजर दांतों की संख्या पर क्या दे रखी है, ऊपर 2 नीचे भी 2, यानी कि ऊपरी जबड़े में फॉर्मूला के अनुसार 2, नीचे वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे से भी मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर 4 नीचे 4। निचले वाले लोअर जबड़े में 4 टीथ होते हैं, ऊपरी अपर जो जा होता है उसके अंदर भी 4 टीथ होते हैं। कौन से वाले, इंसाइजर। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा बेटा, कैनाइंस। कैनाइंस के लिए क्या दे रखा है, 1/1, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 2, तो टोटल टीथ की संख्या 4 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों के अंदर कैनाइंस टीथ भी प्रेजेंट होते हैं और इंसाइजर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आइए बेटा, थर्ड नंबर पे कौन सा क्रम दे रखा है, प्री मोलर्स। कौन सा दे रखा है, प्री मोलर्स। प्री मोलर्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं हिंदी में बोलते हैं पूर्व चर्वनक। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व चर्वनक कहते हैं। इंसाइजर को हिंदी में बोलते हैं कृतनक दांत। क्या बोलते हैं, कृतनक दांत, ठीक है। और कैनाइंस दांतों को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रदनक। क्या बोलते हैं बेटा, रदनक टीथ, ठीक है। तो प्री मोलर्स के लिए क्या संख्या डिजिट दे रखी है, 0/0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0/0, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है बेटा एम, तो एम के लिए क्या दे रखा है बेटा, 2/2, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वही 4/4, टोटल टीथ 8। इसका मतलब 0 किस में आया, प्री मोलर्स में आया। किस में आया बेटा, प्री मोलर्स में आया। पूर्व चर्वनक जो टीथ होते हैं बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा, प्री मोलर्स। कर दोगे आराम से, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। निम्नलिखित में से शिशु अवस्था में बच्चों के अंदर कौन से टीथ मोलस दांतों की संख्या कितनी होती है, प्री मोलस दांतों की संख्या कितनी होती है, इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है, अपर जाम में कितने होते हैं, लोअर जाम में कितने होते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शाकाहारी जंतुओं को, हर्बीवेरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन से वाले टीथ एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, हर्बीवेरस जो होते हैं उनके अंदर कैनाइंस जो टीथ होते हैं, कौन से टीथ होते हैं, कैनाइन, चीरने फाड़ने वाले, ठीक है। चीरने फाड़ने वाले कैनाइन जो टीथ होते हैं बेटा, ये चीरने वाले होते हैं।
क्वेश्चन नंबर बेटा 45। सर सी समझ में नहीं आया। अच्छा ये शेषांतर वाला बेटा, अच्छा इंसाइजर, दोबारा से अपना क्वेश्चन लिखें बेटा। समझ में नहीं आया, एक्यूलेशन समझ में नहीं आया। सी सर सी एक्यूलेशन समझ में नहीं आया। रिपीट करें बेटा, ये एक्यूलेशन समझ में नहीं आया। अच्छा कैलकुलेशन समझ में, फॉर्मूला वाला समझ में नहीं आया। ओके ओके डियर, देखो इधर देखो, अच्छे से समझना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। देखिए अब कई बच्चे बोलते हैं सर कुछ ज्यादा ले रहे हो क्लास, कई बच्चे बोलते हैं सर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। मेरी कोशिश ये है बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला देखिए बेटा होता क्या है एक्चुअली में, कभी भी आपको अगर पूछे, हमारे अंदर बेटा जो टीथ होते हैं, टीथ मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके इंसाइजर टीथ, और दूसरे होते हैं बेटा कौन से, पहले जो टीथ होते हैं आपके होते हैं बेटा इंसाइजर, दूसरे जो टीथ होते हैं वो होते हैं बेटा आपके अंदर कैनाइंस, तीसरे प्रकार के जो टीथ होते हैं वो होते हैं बेटा प्री मॉलर्स। कौन से होते हैं, प्री मॉलर्स। चौथे प्रकार के जो होते हैं बेटा उनको बोलते हैं मॉलर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं बेटा, हिंदी मीडियम वाले देख लें, इनको बोलते हैं कृतनक टीथ। क्या बोलते हैं, कृतनक, काटने वाले। ठीक है बेटा, कैनाइंस को हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं बेटा, रदनक टीथ। ठीक है, पीएम को हिंदी में बोलते हैं पूर्व चर्वणक। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्व चर्वणक। ठीक है बेटा, और लास्ट में एम जो टीथ होते हैं इनको बोलते हैं चर्वणक। ठीक है, ये हमारे अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो रदनक दांतों का काम, कृतनक दांतों का काम क्या होता है बेटा, चबाना होता है। ठीक है, सॉरी कुतरना होता है। रेबिट के अंदर आपने देखा है कभी, रेबिट हमेशा, या रेट को देखा हो आपने कभी, ये हमेशा अपने मुंह को कुछ न कुछ चीजें, वस्तु को कुतरते रहते हैं। उनके अंदर ये जो आपके इंसाइजर टीथ होते हैं काफी एक्टिव होते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी प्राणी है, उनको कुतरना होता है, छोटे होते हैं, उनको दिन भर कुतरना, चीजों को, पदार्थों को कुतरना पड़ता है पाचन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये 4, अब ये जो हमारे अंदर जो 4 प्रकार के जो टीथ होते हैं, टीथों के जो प्रकार होते हैं 4 टाइप की, इस व्यवस्था को बोलते हैं बेटा हेट्रोडोंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोडोंट कहते हैं। और हेट्रोडोंट को हिंदी में कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं बेटा, विषम दंती। हेट्रोडोंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम दंती। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। क्लियर बेटा, अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है इसको याद रखने का, कि वैसे टोटल एडल्ट के अंदर टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, और छोटे बच्चों के अंदर टोटल टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब ये आते कैसे, इनको याद कैसे रखें बेटा, याद रखने के लिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, शिशु या छोटे बच्चों के लिए जो फॉर्मूला होता है टीथ का, वो फॉर्मूला हमने डेवलप किया 2102 अपॉन 2102। अरे भैया ऊपर वाले जबड़े में भी टीथ होते हैं और निचले वाले जबड़े में भी टीथ होते हैं, तो दोनों जबड़ों के लिए। ठीक है बेटा, तो 2102 ऊपरी वाले जबड़े के लिए और निचले वाले जबड़े के लिए 2102। भाई दोनों ही जबड़ों में दांतों की संख्या तो समान होगी ना, 16 ऊपर होती है, 16 नीचे होती है, 32 होते हैं। तो बच्चों के अंदर भी यही व्यवस्था होती है, 10 ऊपर होते हैं, 10 नीचे होते हैं, 10 जब बच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर भी 32 टीथ हो जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक क्रम बताया बेटा, आपको ये क्रम याद रखना है, और आपकी मैथ आपको इसमें यूज नहीं लेनी। अगर आप अपने मैथ वाले कैलकुलेशन से इसको फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन 99% नहीं बेटा 100% गलत जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इस चीज को समझना है। सबसे पहली जो डिजिट दे रखी है ये किसके लिए यूज में आएगी बेटा, इंसाइजर दांतों के लिए। नंबर सेकंड की जो डिजिट दे रखी है किसके लिए है बेटा, कैनाइंस दांतों के लिए। 0 दे रखी है ये किसके लिए, प्री मॉलर्स टीथों के लिए। 2/2 किसके लिए है बेटा, मॉलर्स के लिए। ये क्रम याद रखना है। अब मान के चलो कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप लोग, आपने अगर मेरे से पूछा सर बताइए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इंसाइजर दांतों की टोटल संख्या बताइए, हमें पूछ लिया आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने, तो क्या करोगे 2102 अपॉन 2102। सबसे पहली डिजिट कौन सी, 2/2, और ये किसको संबोधित कर रही है बेटा, ये किसके लिए इंडिकेशन है, इंसाइजर के लिए। तो यहाँ पर इंसाइजर टीथ की संख्या क्या लिख दोगे आप, 2/2, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से ऊपर भी कर दीजिए नीचे भी कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा बेटा 4/4।
ऊपरी जबड़े में 4 टीथ होते हैं बच्चों के अंदर, कौन से वाले, इंसाइजर। निचले वाले जबड़े में भी 4 इंसाइजर होते हैं, ठीक है। टोटल अगर पूछे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा, चलो बताइए बच्चों के अंदर प्री मोलस टीथों की संख्या कितनी होती है? तो प्री मोलस कौन से क्रम पर है बेटा? 3rd नंबर पर। यहाँ पर 3rd नंबर की डिजिट कौन सी है? 0/0। तो 3rd नंबर पर 0/0 करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे ऊपर और नीचे, तो भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 0। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर प्री मोलस टीथ प्रेजेंट नहीं होते। समझ रहे हैं बेटा? इस तरह से फॉर्मूला आपको निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? अरे यार ये बार बार में करना पड़ता है यार। देखिए बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आया भैया। बोलिए समझ में आया, नहीं आया? ओके, थैंक यू। देखिए आगे देखिए, शाकाहारी जंतुओं में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? जो हर्बीवेरा बोरस जो प्राणी होते हैं बेटा, उनके अंदर चीरने फाड़ने वाले, और चीरने फाड़ने वाले जो टीथ होते हैं वो ज्यादातर कौन से प्राणियों में सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं बेटा? अरे कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं, जानवरों को पकड़ पकड़ के खाते हैं, एक साथ उनको पकड़ा और झट से उनको चीर दिया, फाड़ दिया और खा गए। ऐसे जानवरों के अंदर कौन से टीथ ज्यादा एक्टिव होते हैं? कैनाइंस टीथ, ठीक है, चीरने फाड़ने वाले। अब रेबिट को तुम चीरने फाड़ने वाले दांत अगर उसके अंदर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो उनका कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसको तो घास खानी होती है, पत्तियों को खाना होता है, धीरे धीरे खाना होता है, तो उसके लिए तो कुतरने वाले टीथ बहुत हैं, इंसाइजर दांत बहुत हैं। तो ज्यादातर जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, हर्बीवोरस जो प्राणी होते हैं, उनके अंदर बेटा ये जो रदनक नाम दे रखा है ना, रदनक, रदनक को अभी हमने क्या नाम दिया था? कैनाइंस। ये कैनाइंस वाले टीथ एब्सेंट होते हैं। हम हर्बीवोरस जो प्राणी हैं, जो केवल और केवल हरे पौधों पर जिंदा हैं, उन प्राणियों के अंदर, उन एनिमल्स के अंदर कौन से टीथ नहीं पाए जाते? रदनक या कैनाइंस टीथ। ऑप्शन सही है बेटा सर, डी नहीं। ठीक है बेटा, इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसा के पाचन से सह उत्पाद। अब एक चीज और बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, ध्यान से देख लें, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने हुए होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने हुए होते हैं? ये वास्तव में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शुगर होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपकी जो लिपिड होती है बेटा, वसा जो होती है, फैट जो होते हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा? इनका निर्माण होता है बेटा फैटी एस्टर होते हैं, फैटी एसिड होता है बेटा, प्लस एल्कोहल। ध्यान से देख लो बेटा, फिर बाद में गलती करो आप। फैट जो होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप ग्लूकोज। अरे बेटा मैंने कल भी डिस्कस किया था, आप इधर उधर चले जाते हो, फिर मुझसे बोलते हो सर ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड भी फिर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रायोजेज होते हैं, टेट्रोजेज होते हैं, पेंटोजेज होते हैं, हेक्सोजेज होते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड होती है। ओलिगोसैकेराइड जो होती है उनका निर्माण होता है बेटा मोनोसैकेराइड के द्वारा। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड भी डिफरेंट टाइप की होती है, डाइसैकेराइड होते हैं, ट्राइसैकेराइड होते हैं, टेट्रासैकेराइड भी होते हैं, तो वहां पर भी वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं पॉलीसैकेराइड। अच्छा पहले बोल दिया, ओके ओके ओके, ज्यादा मत नहीं सर, चलिए ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है, वसा का जो निर्माण होता है, फैट का जो निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? फैटी एसिड के द्वारा प्लस एल्कोहल के द्वारा। यहाँ पर जो आपकी बसीय अम्ल जो होते हैं बेटा, इसके 3 अणु और एल्कोहल का 1 अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बसा का निर्माण करते हैं। अब मान के चलो बसा जब टूटेगी
तो वो जिनके द्वारा बनी हुई है उन्हीं अणुओं में तो विभक्त होगी बेटा, उन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो। तो यहाँ पर बसा किसके द्वारा बनी है, फैटी एसिड और एल्कोहल। तो बसा को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड बसीय अम्ल और एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अब एल्कोहल क्या होते हैं बेटा, ग्लिसरॉल। क्या होते हैं बेटा, ग्लिसरॉल भी होते हैं। ग्लिसरॉल एक तरह से क्या है, एल्कोहल ही तो होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पर बसीय अम्ल, मेनली कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर, बसीय अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है बेटा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दी सॉरी ए और बी दे रखा होता, सॉरी ए और डी दे रखा होता तो ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं तो उस कंडीशन में आपको बसा अम्ल देना है बेटा, ठीक है। बसा के पाचन से सह उत्पाद पूछ रहा है बेटा ये, सॉरी सह उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलेगा बेटा, बसा अम्ल। क्या मिलेगा, बसा अम्ल ही मिलेगा, क्योंकि बसा डाइजेशन के द्वारा ये टूटेगा भाई, दो भागों में टूटेगा। डाइजेशन का मतलब तोड़ना, बसा का जो एक बड़ा अणु है उसको छोटे छोटे अणुओं में डिवाइड किया जाएगा, और कौन से अणु होंगे वो, जिनके द्वारा बसा का निर्माण हुआ होगा, उन्हीं में तो टूटेगी वो। तो टूटने के बाद में क्या बनेगा, फैटी एसिड और एल्कोहल। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या बन रहा है बेटा, फैटी एसिड, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बसा अम्ल, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आहार नाल के किस भाग में दवाइयों का अवशोषण होता है, तो ध्यान रखना बेटा। अब हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है मोस्ट, अच्छा ए होगा, हाँ तो मैंने बता दिया ना बेटा, ए ही तो लगाया मैंने टिक। नाम लिख दिया करो यार, नाम पढ़ने में नहीं आते मेरे पे, अपने अपने नाम लिख दिया करो आप लोग, ठीक है, करेक्ट। आगे देखिए बेटा 48 में सी बता रहे हो, गुड, वेरी गुड। 48 का जो आहार नाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके किस पार्ट में जो मेडिसिन या दवाइयां लेते हैं उनका एब्जॉर्वेशन होता है। तो ध्यान रखना बेटा, मेडिसिन वैसे तो जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो सबसे पहले कहां पर जाके एब्जॉर्ब होती है बेटा, लीवर पर। कहां पर, ज्यादातर जो मेडिसिन लेते हैं हम वो लीवर पर काम फंक्शन करती हैं, अपना लीवर पे सबसे ज्यादा, जितेंद्र, ओके जितेंद्र, तो वहां पे उनका सबसे ज्यादा एब्जॉर्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पर लीवर की बात ही नहीं हो रही, क्या बात हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात हो रही है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से वाले पार्ट में सबसे ज्यादा दवाइयों का एब्जॉर्वेशन होता है, तो भैया मुख्य गुहा में स्टार्ट हो जाता है। जब आप दवाई को लेना स्टार्ट करते हो ना, तो ज्यादातर मेडिसिन का आपकी बगल कैविटी के अंदर अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में आपकी आमाशय स्टोमक के अंदर अवशोषण होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब होती है ब्लड के द्वारा, और ब्लड के माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जितनी भी दवाइयां आप लेते हो। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा मैं आपको चलते चलते, कई बार आपके बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, पेन होने की स्थिति में आप मेडिसिन लेते हो, दवाई लेते हो, नहीं लेते हो, तो आपने कभी ये सोचा है कि यार ये दर्द कैसे मिट गया, आपके दर्द यहाँ हो रहा है और दवाई आप यहां से ले रहे हो। क्या करती है मेडिसिन, मेडिसिन एक्चुअली में दर्द को खत्म नहीं करती। यार क्या लिखा बेटा आपने, एसिड की वजह से, अब तुम ज्यादा डीप में मत ले जाओ मुझे, फिर बाद में कई बच्चे और फिर उल्टा सीधा इल्जाम लगाएंगे, ठीक है बेटा। आप सुनिए मैं क्या बोल रहा था, हाँ आपने कभी ये सोचा है कि वो पेन कैसे खत्म हो जाता है, वो वास्तव में वो दर्द को खत्म नहीं करती है आपकी। कोई भी मेडिसिन जब आप दर्द में होते हो, पेन जब हो रहा होता है आपके बॉडी के किसी पार्ट में, जब आप मेडिसिन आपको टैबलेट लेते हो तो दर्द में थोड़ा सा आराम मिलता है आपको, एक्चुअली में वो पेन खत्म नहीं होता। वास्तव में होता क्या है कि जिस स्थान पर आपके बॉडी के जिस पार्ट में पेन हो रहा होता है, वहां की जो नर्व होती है, उन नर्व को ये जो मेडिसिन लेते हैं बेटा, वो नर्व को क्या कर देती है, सुन्न कर देती है, ताकि जहां पर दर्द हो रहा है वो सूचनाएं आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचे। जब आपकी नर्व काम नहीं करेंगी उस दर्द के आसपास के क्षेत्र की, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर बेटा मैं आपको यही सलाह दूंगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके थोड़ा सा दर्द होता है वो डायरेक्टली पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर लेना बंद कर दीजिए। कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही पेन किलर का यूज करें, ये आपकी नर्व सेल्स को खत्म कर देती है बेटा, ठीक है, सुन करते। तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है इनके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपके दर्द होता है और बेस से नॉर्मल, बेस से नॉर्मल, ओके ओके। चलिए देखिए बेटा, तो यहाँ पर अब एब्जॉर्वेशन कहां पर आएगा बेटा, देखो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा ऑप्शन के आधार पर चुनना पड़ता है, ठीक है। अगर मेडिकल रूप से देखें तो सबसे पहले मेडिसिन कहां पे जाके अपना, दो तरह की एनर्जी, दो तरह की क्रियाएं होती हैं जब आप दवाई लेते हो, एक होती है काइनेटिक और एक होती है डायनेमिक,
समझ रहे हैं? चलिए छोड़िए, उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। 48 वाले में आंसर क्या जाएगा? मुख्य गुहा और आमाशय। मुख्य गुहा को बोलते हैं बकल कैविटी, आमाशय को बोलते हैं स्टोमक। एलिमेंट्री के किस भाग में सर्वाधिक क्रमांक कुंचन होता है? आमाशय लगा देना बेटा। सबसे ज्यादा जो मथने की क्रिया है, ठीक है, पुशिंग की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? स्टोमक के अंदर होती है। नहीं बेटा, सबसे ज्यादा पूछा है इसने, तो सबसे ज्यादा आंसर क्या होगा? स्टोमक के अंदर, ठीक है, नहीं ऑल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक। दीमक की इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला सहजीवी। सहजीवी यानी, अब बेटा ये भी टर्म बहुत ज्यादा है, ये भी टर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो दीमक होते हैं, जो मिट्टी सी जमा हो जाती है, हमने देखा होगा कभी, वो जो दीमक होती है उनकी इंटेस्टाइन के अंदर एक एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बेटा ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम होता है? ट्राइकोनिम्फा। इसके अंदर वास करता है, किसके अंदर? दीमक के अंदर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। पसंद अगर आ रहा है आपको तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने इन 50 क्वेश्चनों के साथ साथ आपके लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक ही बच्चे के कमेंट बार बार आ रहे हैं बेटा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वो टॉपिक है बेटा जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर हम देखें दूसरे वाला, यहां पर हम बात करें बेटा इस टॉपिक के बारे में, ऑब्जेक्टिव सेकंड पेपर अगर हम देखें तो इसके अंदर ज्यादातर ब्लड के क्वेश्चन है और ब्लड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्लड को हम ऑर्गन कहेंगे, क्या कहेंगे? कई बच्चे तो सोच रहे होंगे गुरुजी ब्लड ऑर्गन थोड़ी होता है। अरे भैया, ब्लड को हम ऑर्गन भी कहते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है? ज्यादातर टिश्यूओं के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा तो होता है। ब्लड वास्तव में क्या है? सेल्स ही तो है। ब्लड वास्तव में क्या है? हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। समझ रहे हैं? कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का। तो इनके बारे में हम डिस्कस कभी करेंगे बेटा। ऑर्गन होता है, ऑर्गन होता है, मान लीजिए हमारी बात, क्योंकि ऑर्गन की तरह ये बहुत सारे फंक्शन करती है हमारे बॉडी के अंदर। ऑर्गन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। होता नहीं होता है? सेल के द्वारा होता है। सेल क्या बनाती है? टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। आपका ब्लड के अंदर आपने देखा होगा निम्नलिखित में से रक्त होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ रहे हैं? बार बार आप यही शब्द पढ़ते हो, तो वास्तव में आपका ब्लड जो है वो क्या है? टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है बेटा। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुधिर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड किसके बेस पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। जी सर, ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गौर से देखिए। हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग ब्लड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इस तरह से करते नहीं करते? करते हैं। तो एक इसका बेस क्या है? इस ब्लड ग्रुप को हम किसके आधार पर क्लासिफाइड करते हैं बेटा? तो इसका आंसर जाएगा बेटा आपका एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये एंटीजन क्या होते हैं? अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों पता है आपको क्या होते हैं? एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं बेटा? ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं? हमारे शरीर में एक किसका काम करती हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक का कार्य करती है, प्रतिरक्षी की भांति कार्य करती है। यानी कि आपके शरीर में बीमारी होने से आपको बचाती है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो वायरस या बैक्टीरिया जैसे प्रवेश करता है, तो वो वायरस या बैक्टीरिया किसका काम कर रहे हैं? एंटीजन का।
एंटीजन क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, एंटीबॉडीज, और जैसे एंटीबॉडीज बनेंगी तो वायरस और फंजाई को खाने का काम करेंगे बेटा, उनको खत्म करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, एंटीबॉडीज करेगा। तो बेसिकली आपके जो ब्लड का क्लासिफिकेशन है इनको मैं आगे डिस्कस करूंगा बेटा अच्छे से, ताकि क्योंकि यहां पर कई बार आप लोगों को एंटीबॉडी कोरोना वो मेरे पास नहीं है बेटा अभी, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको सिर्फ अभी इतना सा याद रखना है कि सर जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन आपके शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, साथ में ही इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है, उनको 4 भागों में बांटा गया है बेटा, ठीक है ना। इतना सा याद रख लो, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। अब कई जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये नाम देख के घबरा गए होंगे, ठीक है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जीवों के अंदर 2 प्रकार, जितने भी जीव होते हैं उन जीवों के जंतुओं के अंदर 2 प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये प्रेजेंट क्यों होते हैं बेटा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन सिस्टम के अंदर कि आप जो भी भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन के डाइजेशन के बाद में जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन या वाटर या आपके जो भी मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण किसके माध्यम से होता है बेटा, वो होता है आपके ब्लड के माध्यम से होता है। तो ब्लड के माध्यम से जब उनका अवशोषण होता है तो ब्लड का पूरे हमारे बॉडी में उन आवश्यक पदार्थों की सप्लाई का काम कौन करता है, ब्लड ही तो करता है। तो हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है वो आपको पता लग गया, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट पोषक पदार्थ जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, ब्लड के द्वारा। उनके हमारे शरीर के भिन्न भिन्न पार्टों में जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, ब्लड के द्वारा होती है। तो ब्लड की सप्लाई से संबंधित जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर, अब हमारे बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो खुले हुए तौर पर नहीं हो रही। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स के माध्यम से बह रहा होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्यों की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर इस तरह की नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे शरीर में कहीं से भी ओपन नहीं होती, ये पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। एक जाल सा बना रखा है बेटा ब्लड वेसल्स ने। अब ब्लड वेसल्स भी 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। इन सभी में क्या बह रहा होता है बेटा, ब्लड बह रहा होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी सिर्फ इतना सा जान लो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। 2 तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है बेटा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 तरह के। अब ये बंद प्रकार का कौन सा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो खुली हुई अवस्था में थोड़ी है कि बॉडी के हर भाग में इधर उधर घूम रहा होता है ब्लड, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित नलियों के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है, खुला हुआ नहीं है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ब्लड नलिकाओं में नहीं बहता, इन इस तरह की आर्टरीज या वेन या कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और उस तरह का जब सिस्टम होता है ब्लड का तो उसको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बेटा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि किसी जंतु के एनिमल्स के अंदर यहाँ पर लीवर है हो गया, यहाँ पर उसकी किडनी हो गई, ठीक है, यहाँ पर उसका हार्ट हो गया, तो जो ब्लड इसकी बॉडी के अंदर मूव हो रहा है वो कुछ ब्लड यहाँ से ऐसे खुला हुआ घूम रहा है बेटा, ठीक है, चारों तरफ, इनके चारों तरफ ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे अंदर बेटा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर ब्लड बह रहा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हार्ट है और यहाँ पर लीवर है तो यहाँ के बीच में पूरा ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहां पर ब्लड वेसल्स का अभाव होता है या एब्सेंट होती हैं, जबकि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर
जो ब्लड होता है वो किसके अंदर बहता है बेटा, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल पूछ रहा है बेटा आपसे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी जीव आते हैं उनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कैसा होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है बेटा मोलस्का, तो मोलस्का के अंदर भी कैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, एग्जांपल के लिए बता देता हूं, कॉकरोच तो सबने देखा है ना, कॉकरोच घरों में मिल जाते हैं कॉकरोच, ठीक है मिल जाते हैं ना कॉकरोच। कॉकरोच को हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा, क्या कहते हैं बेटा, तिलचट्टा। और कॉकरोच से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कई बार पूछे गए। निम्नलिखित में से किसके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है, तो कॉकरोच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, कॉकरोच को कभी काट के देखना, आप घरों में मिल जाता है कॉकरोच, उसको चीट फाड़ करके देखना, उसका जो ब्लड है उसके शरीर में फैली हुई अवस्था में होता है, ऐसा नहीं नलियों में बह रहा होता है। आप अगर मनुष्य को किसी को काट के देखोगे तो वहां पर जो भी ब्लड होता है उसकी नलियों में बह रहा होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं बेटा, ऑर्थोपोडा के अंदर और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, बटरफ्लाई, क्या दे सकते हो बेटा, बटरफ्लाई भी इसके अंदर इंक्लूड है, किसके अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर। तो बटरफ्लाई के अंदर भी कैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोलस्का जो जीव है बेटा, मोलस्का संघ है जो फाइलम होता है, मोलस्का के अंदर भी एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे स्नेल, स्नेल को हिंदी में बोलते हैं घोंगा, क्या बोलते हैं बेटा, घोंगा। तो उसके अंदर भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको इतना याद रखना है, मोलस्का फाइलम एंड ऑर्थोपोडा फाइलम, इन दोनों ही एनिमल्स के अंदर कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपन का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, उस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बह रहा होता है बेटा, ब्लड बह रहा होता है, तो इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ओपन किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के अंदर। अगर वहां पर आपको कभी ऑप्शन में मोलस्का और आर्थ्रोपोडा ना मिले तो आपका ऑप्शन क्या, आंसर क्या जाएगा बेटा, कॉकरोच, स्नेल, इसके अलावा क्या आंसर दोगे, बटरफ्लाई। ठीक है, ज्यादातर जो एग्जाम्पल पूछा जाता है कॉकरोच से संबंधित पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा, एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर बताऊंगा एकल परिसंचरण, क्योंकि ये जो शब्द हैं इन शब्दों में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको इंप्रूव करके फिर इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको छोड़ देना, स्टार लगा लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किन जंतुओं के हृदय में शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिल जाता है। तो वैसे तो इसका आंसर होगा बेटा, कोई बताएगा इसका आंसर, ऐसे कौन से जीव होता है, कौन सा एनिमल है ना ऑप्शनों के अंदर जिसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध ब्लड क्या होता है, आपस में मिल जाता है। हमारी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड अलग प्रकार की वेसल्स में बह रहा होता है, प्योर ब्लड अलग नलिकाओं में बह रहा होता है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है बेटा, ऐसा कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल जाता है, तो वो इसका आंसर जाएगा बेटा आपका मेढक। पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कौन सी चैप्टर में, एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी वर्गीकरण वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किन जंतुओं के हृदय में केवल और केवल अशुद्ध अनऑक्सीकृत, अच्छा अशुद्ध का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, उस ब्लड को बोलते हैं बेटा इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। जबकि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बेटा शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड रुधिर बहता है उसके बॉडी के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बेटा फिश, मछली,
लेकिन इसको भी हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटा, एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि वहां पर हम बहुत सारी टर्म का यूज करेंगे। जब टर्मों का यूज करेंगे तो उसके माध्यम से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अभी आपको थोड़ा सा इतना याद रखना है कि जो जिन जंतुओं के अंदर प्योर इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स हो जाने की संभावना होती है या हो जाता है, वो उसका एग्जाम्पल फ्रॉग होता है, मेढक होता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, फ्रॉग बोलते हैं। किन जंतुओं में केवल इम्प्योर ब्लड ही होता है, जिनकी बॉडी में इम्प्योर ब्लड ही बह रहा होता है, उनको वो कौन से जीव होते हैं बेटा, फिश होती है, मछलियां होती हैं। अब मछलियों के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज जो होती है रुधिर में किस स्थान पर पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए बेटा, पहली बार देखिए बेटा, मान के चलो मैं अभी यहां पर बना देता हूं बेटा, ये अभी देखिए बेटा आप, ये आपकी क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स। ये आपकी क्या है बेटा, कोई ब्लड वेसल्स है, क्लियर। एक नली है जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। अब उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बेटा, हमारे ब्लड का ये तो सबको पता है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, क्या प्रेजेंट होती है, कुछ तो आरबीसी प्रेजेंट होती है, इस तरह की आरबीसी इस तरह की प्रेजेंट होती है। इसी के अंदर आपकी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, मान के चलो ये आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके ब्लड में और क्या होता है बेटा, इसके अलावा आपके ब्लड के अंदर और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी टुकड़े जो होते हैं वो प्लेटलेट्स हो गए। अब इसी के अलावा इसके अंदर एक पदार्थ और होता है आपके ब्लड के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, प्लाज्मा कहते हो। क्या कहते हो बेटा, प्लाज्मा कहते हो, क्लियर बेटा। आपके ब्लड के अंदर कौन कौन से भाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बेटा, हमारे ब्लड के अंदर देखें तो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, रुधिर कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं आपके बॉडी के अंदर, क्या होती है बेटा, एंटीबॉडीज जो होती हैं रुधिर में कहां पर पाई जाती है, किस जगह प्रेजेंट होती है, रुधिर में किस जगह प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना बेटा, एंटीबॉडीज हमेशा हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है ना बेटा, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं होती। कहां पर प्रेजेंट होती है बेटा, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। दूसरा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ब्लड का। तो ब्लड का इसके बारे में डिस्कस काफी बार होगा बेटा आगे, गुड, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल 55% होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको मूर्ख बनाने के लिए क्या करता है, वो 55 से 60% ऑप्शन में दे देता है। अब बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है, प्लाज्मा की जो क्वांटिटी वो बताता है, मात्रा जो बताता है हमारे ब्लड के अंदर, वैसे तो 55% या लगभग 56 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है, वो एक अलग केस है। लेकिन ज्यादातर केसों में देखा गया है कि जो प्लाज्मा की जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर, वो 55 से 60% होती है। कितनी होती है, टोटल जो ब्लड होता है, टोटल ब्लड का 55 से 60% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है बेटा, वो होता है प्लाज्मा का। किसका होता है, प्लाज्मा का। बचा कितना, 40 से 45% जो पार्ट होता है वो होता है आपके किसका, रक्त का, ब्लड का होता है, रक्त कणिकाओं का होता है, क्लियर बेटा। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार एंटीबॉडीज किसका काम करती हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। कौन बेटा, एंटीबॉडीज। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में कौन हेल्प करता है, एंटीबॉडीज हेल्प करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, प्लाज्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, मानव का जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर यूरिया का स्तर लेवल कितना होता है, यूरिया की मात्रा कितनी होती है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा हमारे बॉडी के किस पार्ट में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, निर्माण कहां होता है यूरिया का, हमारे शरीर में, लीवर में, और कोई, गुड, वेरी गुड। हमारे शरीर में
यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है। जल्दीबाजी में किडनी मत कर देना, कई बार बहुत जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई लोग सोचते हैं यार यूरिया हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर, तो वहीं पे यूरिया का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण होता है बेटा लीवर के अंदर, और लीवर में से आपकी किडनी के अंदर जो यूरिया आता है वो किसके माध्यम से आता है बेटा? ब्लड के माध्यम से आता है। ठीक है, रक्त के माध्यम से आपकी किडनी में पहुंचता है, और किडनी से होते हुए वो आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? एमिनो अम्लों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एमिनो अम्लों के द्वारा होता है, और एमिनो अम्लों के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जिन एमिनो अम्लों से प्रोटीनों का निर्माण हो जाता है वो तो यूज में आ गई, लेकिन कुछ एमिनो अम्ल बच जाते हैं। ज्यादा मात्रा में अगर आप सेवन करो तो ज्यादा मात्रा में यूरिया बनना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपके बॉडी के अंदर जो रुधिर होता है उसके अंदर जो आपके इसकी यूरिया की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 17 से 30 mg मिलीग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, पर 100 मिलीलीटर होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग ए बी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसको कितने पार्टों सॉरी हमारे ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये बताया था बेटा अभी। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की थी? तो देखिए बेटा, कार्ल लैंड स्टीनर ने नहीं की थी। ठीक है, ना ही बीनर ने की। बीनर ने क्या किया था? आरएच फैक्टर की खोज की थी। यहां पर ऑप्शन में जो दे रखा है कैस्टोला एंड बेस्टेनी, स्टेनी के द्वारा, कैस्टोला ये नाम वैसे गलत लिख दिया, इसमें कैस्टोला नाम है, कैस्टोला बे स्टेनी के द्वारा ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की गई थी। कौन से ब्लड ग्रुप की बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, इन्हीं के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ठीक है बेटा, याद रहेगा, ये रटने का क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया था? याद है किसी को? कोशिका पढ़ी है नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, अभी करवाएंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। अरे यार क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। पानी पी लें थोड़ा सा। आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। करता हूं बेटा, जूम करता हूं अभी। अरे यार जूम कैसे होगा भाई? जूम कैसे होगा बेटा? आ रहा दिखने में? अच्छा, दोनों हाथों से होगा, ऐसे बता दिया करो बीच बीच में मुझे। अब सही है बेटा, दिख रहा है? सही है, आप सिखा तो दोगे मुझे पूरा कंप्यूटर का नॉलेज। ठीक है, आपसे पढ़ लिया करूँ मैं कंप्यूटर के बारे में। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना, कोई दुर्घटना हो जाए किसी व्यक्ति के साथ में और उसकी चोट लग जाए और उसकी ब्लीडिंग हो रही है बेटा, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में पढ़ा है क्या बेटा आपने? चलिए उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा जान लीजिए,
अचानक ही अगर किसी व्यक्ति के कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ी वाली दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को बेटा हम एक ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। उस ब्लड ग्रुप का नाम होता है ओ नेगेटिव। क्या नाम होता है? ओ नेगेटिव। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये ओ नेगेटिव क्या होता है, ओ पॉजिटिव क्या होता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, बी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है बाद में पॉजिटिव और माइनस के आधार पर, ये कौन से ब्लड ग्रुप के आधार पर किया गया? आरएच फैक्टर के आधार पर। आरएच फैक्टर की खोज रीसस बंदर के अंदर किसके द्वारा की गई थी? बीनर के द्वारा। किसके द्वारा? बीनर के द्वारा। किसी व्यक्ति के अंदर अगर आरएच उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नाम दे दिया, किसी के अंदर नहीं है तो उसको नेगेटिव नाम दे दिया। किसी व्यक्ति के अंदर मान के चलो ब्लड ग्रुप ए तो है, लेकिन उसके अंदर आरएच मौजूद है या नहीं है? अगर मौजूद है तो ए प्लस हो जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है आरएच तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से इनका नामकरण किया गया है। अच्छा आपका है, चलिए जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। अब देखिए बेटा, इसका आंसर जाएगा बेटा ओ नेगेटिव। क्या आंसर होगा? ओ नेगेटिव। ठीक है, अब क्यों होता है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा आपको। इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें मिस प्रिंट है। 11वें क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये भी मिस प्रिंट है बेटा। ठीक है, इनको सही करवा के फिर आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ह्यूमन जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है, वास्तव में उसकी जो भित्ति को क्या बोलते हो आप लोग? दीवार, वॉल कहते हो, में मसल्स जो होती हैं वो कहां पर पाई जाती है? मनुष्य के हृदय में। ह्यूमन जो हार्ट होता है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे हृदय के, हमारे हार्ट के कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हृदय होता है बेटा, हमारा जो हृदय होता है उस हृदय के अंदर क्या होता है बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक बने हुए होते हैं इस तरह से। ये जो हृदय होता है इसमें 3 लेयर होती है, इस तरह की 3 लेयर होती है, इस तरह की 3 परतें होती हैं। ठीक है, ये एक परत इनके मध्य में होती है। जो सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। और बीच की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मीजोकार्डियम। क्या बोलते हैं बेटा? मीजोकार्डियम। और जो सबसे आउटर जो लेयर होती है, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो पेशियां होती हैं हृदय के अंदर, जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो मसल्स वास्तव में कहां पर लगी हुई होती हैं बेटा? वो एंडोकार्डियम पर लगी हुई होती है। किस पर? एंडोकार्डियम पर लगी हुई होती है। हमारा जो ह्यूमन होते हैं बेटा, मनुष्यों का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो केवल और केवल मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है, पेशियों के द्वारा बनी हुई होती है। तो हमारा हार्ट जो है बेटा वो क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा कि जो मसल्स होती है, जो पेशियां होती हैं, पेशियां वास्तव में जो एंडोकार्डियम की जो सरफेस होती है वहां पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? एंडोकार्डियम। क्या आंसर जाएगा? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, भ्रूणावस्था में मानव हृदय के दोनों आलिंद के मध्य पाए जाने वाला छिद्र। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आलिंद और निलय, वेंट्रिकल और ऑरिकल या आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? ऑरिकल क्या होते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। ऑरिकल को हिंदी में कहते हैं आलिंद और वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा जो हृदय होता है इसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, 4 खाने होते हैं, 4 कमरे होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय के अंदर। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला जो चौड़ा हिस्सा है इस वाले हिस्से को हम क्या बोल देते हैं बेटा? आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। और निचले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा? निलय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निलय कहते हैं। निलय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं बेटा? वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑरिकल्स कहते हैं। क्लियर? आलिंद और निलय, जो निचला वाला जो सकड़ा हिस्सा होता है हमारे हार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। और अपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल पार्ट या आलिंद वाला हिस्सा बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है
एम्ब्रियोनिक स्टेज में मानव हृदय के दोनों आलिंद, तो दोनों आलिंद कौन से गए, ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, इन दोनों ऑरिकल्स के मध्य जो ये लाइन होती है, जो खांच होती है बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेमस। क्या बोलते हैं, स्टेमस कहते हैं। इस पर एक छिद्र रूपी एक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर बचपन में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, यूट्रस के अंदर जब बच्चा होता है, तो उस कंडीशन में उसका जो हर्ट होता है, हर्ट के अंदर जो दोनों आलिंद होते हैं लेफ्ट और राइट के, इन दोनों के मध्य में बेटा एक छिद्र प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक छिद्र पाया जाता है, और उस छिद्र को बोलते हैं बेटा फोरामेन ओवल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोरामेन ओवल कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के अंदर जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, डेवलप होता है वो शिशु गर्भ के अंदर, तो ये जो छिद्र है ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हुए छिद्र की जगह एक गड्ढा नुमा एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोसा ओवलिस कहते हैं। कई बार कई बच्चों में ये बंद नहीं हो पाता, खुला की खुला हो जाता है, और उसी को बोलते हैं, अपन ने नाम सुना होगा बेटा, आपने क्या नाम सुना होगा, एक बीमारी का नाम सुना होगा भाई, उसके तो दिल में छेद है, सुना है, तो वो छेद यही, यहाँ पर जो बचपन के अंदर एम्ब्रियोनिक की अवस्था में यहाँ पर एक छिद्र, एक संरचना होती है जिसको फोरामेन कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता है बच्चा, उसके अंदर ये छिद्र बंद हो जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो ये छिद्र बंद ही रहता है बेटा, लेकिन उसकी जगह गड्ढा बन जाता है जिसको बोलते हैं फोसा ओवलिस कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये छिद्र बंद नहीं हो पाता, तो वो उसको अपन बीमारी नाम देते हैं कि भाई हृदय में छिद्र हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। याद आ गया, यस। ये क्या लिखा है बेटा, 150। बहुत डीपली क्वेश्चन आने लगे, हाँ बिल्कुल आने लगे बेटा, आते हैं, ठीक है आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पेपर उठा के देखो आप एक बार, पढ़ना तो पड़ेगा, तो नहीं भाग सकते, कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, बच्चे बहुत कंप्यूटर माइंड के आ रहे हैं आज की तारीख में, बहुत इंटेलिजेंट आ रहे हैं, आपके पास सोर्स बहुत हो गए, स्टडी मटेरियल कलेक्शन के हो गए, नहीं हो गए, ज्ञान भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले लिमिटेशन में ज्ञान था बच्चों के पास में, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते थे, अब ज्ञान ज़्यादा हो गए, ज्ञानी हो गए आजकल के बच्चे, तो क्वेश्चन हाई लेवल के आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हृदय से 1 मिनट में महाधमनियों को बोलते हैं बेटा एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा। ठीक है बेटा, महाधमनियों को बोलते हैं एरोटा, मतलब बड़ी वाली धमनी होती है एक, में प्रवाहित रक्त का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, जो आर्टरीज होती है, एरोटा जो होती है उसके अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है। अब ये तो रटने वाला क्वेश्चन आपको रटना है बेटा, इसमें कितना रटना है आपको, 5 लीटर। कितना रटना है, 5 लीटर। जो हमारी 1 मिनट में जो ब्लड सर्कुलेट होता है और ओरेटा के अंदर, वो कितना होता है, 5 लीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, हृदय स्पंदन का नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। अब इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, हृदय स्पंदन का नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं। हृदय स्पंदन क्या होती है, हार्ट बीट जो आपकी होती है, ठीक है, क्या होती है बेटा, 70 ml इन 1 हार्ट बीट, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हो यार आप यार, चलिए बताएंगे आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो यहां पर बेटा ऑप्शन में दे रखा है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, या ए और बी। है किसी के पास आंसर, कौन आंसर देगा बेटा इस क्वेश्चन का, आप पढ़ के देखिए। हमारी जो हार्ट बीट है, ऐसा कौन सा हार्मोन होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, ज्यादा बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। नो, अरे यार भाई आप भी ज्यादा जवाब देते हो, वैसे और कोई है नहीं है क्या लाइव, कितने स्टूडेंट हो लाइव अभी, मतलब सीरियस नहीं लेते आजकल साइंस की क्लासों को। चलिए बेटा, साइंस के बिना जीवन नहीं है, वैवाहिक जीवन में साइंस ही काम आने वाली है। चलिए, आपकी जो हार्ट बीट है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा बेटा, किडनी प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी के अंदर क्या होता है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन होता है,
ये नली हो गई, यहाँ पर एक इस तरह की संरचना होती है और यहाँ से ये मूत्र फिर बाहर विसर्जित हो जाएगा। आपके शरीर में दो किडनी जो होती है इनके ऊपर बेटा इस तरह की टोपी नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, जिस ग्रंथि को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहते हो बेटा आप लोग? एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सब कहने वाली बातें बेटा, कोई लाइव नहीं आता है, एग्जाम आ गई, ये सब कहने वाली बातें। देखो पढ़ाई के लिए बहुत आप एग्जाम के टाइम पे जो इस तरह से सारी चीज़ों को छोड़ देते हो गलत करते हो। ठीक है, हर बार एग्जाम देनी है आपको, और एग्जाम कुछ ना कुछ मिलता ही है सुनने से। जो चीज़ हम पढ़ने से गेन नहीं कर सकते वो सुनने से मिल जाती है कभी कभी, समझ रहे? बहुत सारे, अब जो बच्चा मेरी क्लास को ले रहा हुआ, उम्मीद करता हूँ उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसको बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग से क्लियर हुए होंगे बेटा। ठीक है, एक तरह से आपकी क्लास ही चल रही है, दोनों पेपर भी हो रहा है, क्वेश्चन भी हो रहा है। चलिए देखिए, हमारे शरीर के अंदर किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर दो ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेंडुला। तो मेंडुला वाला जो हिस्सा होता है वहां से दो हार्मोनों का सीक्रेशन होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन्हीं को बोलते हैं एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। याद रहेगा, कभी कभी ये दोनों नाम आते हैं बेटा एग्जाम में। एपिनेफ्रिन को ही एड्रिनेलिन कहा जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन को ही नॉर एड्रिनेलिन भी कह सकते हैं। इन दोनों हार्मोनों का सीक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड के मेंडुला वाले हिस्से से होता है, और ये दोनों ही हार्मोन हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हैं बेटा? ठीक है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका हृदय? एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट धड़कता है बेटा? लगभग 72 टाइम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस कौन सी है? ऐसी कौन सी गैस होती है बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसको लाइक करता है? कौन इनमें से कौन सी गैस को ज्यादा मतलब जल्दी से जुड़ेगा उस गैस के साथ में? कौन सा है इसका आंसर? क्या होगा जल्दी बताइए बेटा, ऐसी कौन सी गैस है जिसके साथ में हीमोग्लोबिन जल्दी से जुड़ जाएगा? अरे बताइए भाई। ओ ऑक्सीजन, CO गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होगी बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से तो बेटा 200 गुना ज्यादा जुड़ने की कैपेसिटी होती है CO से। ये CO जल्दी जुड़ जाती है किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। समझ रहे हैं बात को? ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत कम होती है, O2 से लगभग 200 गुना ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होती है CO2 की, CO2 से कम होती है O2 की। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, टॉक्सिक होता है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, धमनियों में रक्त प्रवाह की दर क्या होती है? जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज के अंदर जो इसका ब्लड के फ्लो का जो रेट है वो क्या होती है बेटा? इसका आंसर क्या होगा? 300 से 500 mm प्रति सेकंड, 200 से 300 mm प्रति सेकंड, 100 से 200 mm सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा फ्लो की रेट क्या होती है बेटा? 300 से 500 mm। ये रटने के क्वेश्चन है, रट लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे बेटा? समझ में तो आ रहा है ना? आपके तो समझ में आ रहा है, जो लोग यहाँ पे एक्टिव हैं उनको तो समझ में आ रहा है ना, या नहीं आ रहा? और ये भी बताइए बेटा कैसा समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? चलिए, धन्यवाद आपके लिए बेटा। आप लगातार कल भी आपने क्लास ली, आज भी ले रहे हो, मुझे अच्छा लगा बेटा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्न में से लसिका को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं। लसिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसिका से संबंधित नहीं है, जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट नहीं होता? देखो बेटा, लीवर के अंदर होता है, प्लिया के अंदर होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है, किसके अंदर नहीं होता? किडनी के अंदर नहीं होता। बिल्कुल टॉपिक वाइज है, सब कुछ टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? डी के अंदर लिम्फ ऑर्गन नहीं पाए जाते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है बेटा, नीला नहीं होता, बैंगनी नहीं होता, कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है बेटा? रेड होता है।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कैसे रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल ये नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करेंगे। कल ब्लड वाले जितने भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबको खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा अब तो मैं सारी चीज सीख गया, कमेंट भी पढ़ना सीख गया, आपको जवाब देना भी सीख गया, और भी पता नहीं ये ऑनलाइन क्लासेस क्या क्या सिखा देगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएं, नंबर दे देंगे आपको, जल्दी दे देंगे। ठीक है बेटा, अच्छा समझ में सबको खूब आ रहा है ना बेटा, और भी अपने बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें। ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, आपकी रात मंगल में गुजरे बेटा, धन्यवाद।